कष्ट कभी नहीं आते, मैं कभी नहीं मानती, ना कोई ग्रह मानती हूँ मैं, ना कोई नक्षत्र मानती हूँ, ना कोई कष्ट मानती हूँ, ना किसी भी तरीके का कोई भी मैं नहीं मानती हूँ। मेरी लाडो में गाड़ी जब हमारी चलती जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अचानक से बोला कि गाड़ी का जो क्लच है वो फेल हो चुका है। मेरी श्यामाजू, मेरी माई श्यामाजू, कोई कष्ट ना, कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कष्ट आ जाए, एक पल के लिए भी ना डरो, एक पल के लिए भी ना सोचो। हमारी माई श्यामाजू, ये कोई वीडियो नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है, जरा भी जिनके मन में कोई भी एक जरा भी, मैं हमेशा कहती हूँ, बात हो तो मैं कहती हूँ वीडियो ना देखें, लेकिन आज मैं उन लोगों से कहती हूँ कि ये वीडियो जरूर देखें। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडू कन्हैया केशव, मेरे प्यारे दुलारे गोकुल लाला, मेरे प्यारे दुलारे बिहारी लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो ये वीडियो और ब्लॉग ये नहीं है, मेरे लाला लाली से आज्ञा लेके, उनकी आज्ञा लेके फिर मैं आज आप लोगों के साथ में मेरे लाला लाली की साक्षात लीला, घटना भी मैं जैसा वर्ड भी नहीं कहूंगी, साक्षात लीला आपके साथ में साझा करूंगी। चलती गाड़ी आगरा एक्सप्रेसवे पे फुल स्पीड कार का क्लच फेल हो जाता है, तो कैसे मेरी श्यामाजू ने, मेरे श्याम ने, मेरे बिहारी लाला ने, मेरी लाडो ने, मेरे लड्डू लाडो, मेरे गोपू लाला ने कैसे हमें बचाया। हमारी माई श्यामाजू, हमें चिंता किसी भी बात की नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जुलाई 3 को हम लोगों को मेरे लाला के पास उनकी अनुमति से इन लोगों को लेके हमें जाना था वृंदावन। जैसे कि मैं कभी भी पहले से तैयारी नहीं करती हूँ कि हफ्ते भर पहले से, 4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से मैं तैयारी कर रही हूँ, कभी भी नहीं की। बस एक रात पहले जब इनकी इच्छा होती है, बस हम लोग एक रात पहले ही तुरंत अपनी तैयारी करके अगले दिन सुबह निकल लेते हैं। 2 तारीख को शाम को भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला, मेरी श्यामाजू के आदेश से हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू की। 3 तारीख को हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना था, 8 से 9 बजे के बीच में, लेकिन कुछ ऑफिशियल वर्क आ जाने के कारण मेरे हस्बैंड का हम लोग को थोड़ा देर हो गया और हम लोग वही करीबन मेरे लाला लाली की पूरी सेवा पूर्ण करके, उनको भोग लगा के, थोड़ा विश्राम करवा के, फिर हम लोग करीबन वही 12 बजे के करीब यहाँ से निकलते हैं मेरे चारों धाम, मेरे लाला लाली के पास वृंदावन के लिए। हम लोग हमेशा जब भी लाला लाली के पास जाते हैं तो मैं हमेशा मेरी माँ के पास से होती हुई ही जाती हूँ, क्योंकि रास्ते में ही मेरा जो मायका है वो पड़ता है। तो इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, पूरे आनंद के साथ, जोश के साथ, कीर्तन भजन करते हुए, नृत्य करते हुए, बस मैं, मेरे लाला, हम लोग निकल पड़े। मेरे लड्डू बाबू लाडो, मेरे गोपू लाला, बिहारी लाला, मेरी लाडो हम लोगों को लेके निकल पड़ी। बहुत आनंद, बहुत कीर्तन भजन, बिल्कुल इतना अच्छा मन की बता भी नहीं सकते। और उस दिन मेरे गोपू के चेहरे पे एक ऐसी हंसी थी जिसको शायद मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, कि मेरे गोपू लाला जो है ये इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे, सभी लोगों के चेहरे पे इतनी शांत, एक अलग ही तेज था जो कि मैं नहीं बता सकती। हम लोग जो आलमबाग का जो मेन नहर है उसको क्रॉस करके, जो नहर चौराहा पड़ता है आगरा एक्सप्रेसवे पे, के लिए हम लोग चल गए। पूरे भजन के साथ और पूरे आनंद के साथ हम लोग चल रहे थे। और मैं मेरे पति से बार बार यही कह रही थी कि देखो गोपू लाला जो है अब कितना हंस रहे हैं, और मैं, यकीन आप करिए, गोपू लाला इतना हंस रहे थे कि इनका पूरा चेहरा एक अलग ही, ऐसा कभी भी लाला ने दर्शन नहीं करवाया जैसा उस दिन करा रहे थे। और जैसे कि रोक रहे हो किसी को और हंस रहे हो संकट को देख के,
कि मेरी मैया के पास संकट तू आने की कोशिश भी मत करना। लखनऊ से हम लोग काफी आगे निकल चुके थे, मतलब एक्सप्रेस वे पे काफी हम लोग आगे आ गए थे। पहला टोल जो पड़ता है वो क्रॉस हो गया। फिर बीच रास्ते में गाड़ी की फुल स्पीड हो, हमारी गाड़ी जो है वो ब्रेजा विटारा है और फुली ऑटोमेटिक जैसे गाड़ियां होती हैं, फुल स्पीड में। फुल स्पीड का मतलब है जो आगरा एक्सप्रेसवे पे जो ऑडिबल स्पीड होती है उस पे गाड़ी का होना। और अचानक से मैं मेरे पति से बस बातें करती जा रही हूँ कि देखो गोपू लाला कितना हंस रहे हैं, और जैसे इनको लाला को अपने पास हमको लेके चलते हैं अपने धाम, देखो कितना खुश हो जाते हैं कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, बस हंसते जा रहे हैं। इतने में मैं गोपू लाला से अपने बातें कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मैं बहुत कंट्रोल करके आप लोगों के सामने बैठी हूँ और ये वीडियो मैंने 2 बार बनाने की कोशिश की है और दोनों बार मुझे डिलीट करना पड़ा है क्योंकि मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पाई। इस बार मैंने बहुत कंट्रोल करके ही आपके सामने मैं बैठी हूँ और मेरे लाला लाली का आदेश है तो ये वीडियो आप तक आशा करती हूँ जरूर पहुंचे। फिर गाड़ी जब हमारी चलती जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अचानक से बोला कि गाड़ी का जो क्लच है वो फेल हो चुका है और वो हंस रहे थे, ये बताते हुए वो हंस रहे थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा गाड़ी का क्लच फेल हो चुका है मतलब, और मैं गोपू लाला को ही खिला रही थी, उनसे बातें कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे बात बोली कि गाड़ी का क्लच फेल हो चुका है लेकिन तुम घबराना मत, डरना मत और सब ठीक है, पहुंच जाएंगे हम। तो क्योंकि गाड़ी का क्लच खराब होने का मतलब है एक्सप्रेसवे पे, बीच एक्सप्रेसवे पे इतनी गाड़ियां होती हैं जो कि फुल स्पीड से चल रही होती हैं। अगर आपको ब्रेक भी आपने कहीं पे लगाया, क्लच के बिना ब्रेक लगाएंगे तो बिल्कुल पावर ब्रेक लगता है, गाड़ी वहीं चिपक जाती है। बिना क्लच के आप गियर नहीं चेंज कर सकते हो, सेल्फ से आप गाड़ी नहीं स्टार्ट कर सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पति के चेहरे पे उस दिन कैसा तेज था, कैसी हंसी थी। बड़े से बड़ा धुरंधर भी होगा और हाईवे पे इस तरीके से गाड़ी का क्लच फेल हो जाए, फ्री हो जाए क्लच, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई सब घबरा जाएंगे, बहुत पैनिक हो जाएंगे। मैं खुद हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ अरे अब कैसे क्या होगा, अब कैसे क्या होगा। और वो बिल्कुल शांत, वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत शांत हैं और स्वभाव ही उनका बहुत शांत है, तो वो बिल्कुल शांत स्वभाव के है भी। और उस दिन तो उनका चेहरे पे ऐसा तेज था कि जैसे मेरे लाला स्वयं उनके सर पे उन्होंने हाथ रखा और बोला कि बस गाड़ी चलाओ, मैं तो हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम गाड़ी चलाते जाओ। और मुझे बहुत माफ करिएगा, मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी हूँ और गाड़ी हमारी चलती जा रही थी। फिर मैंने जो भी सर्विस सेंटर्स होते हैं मैंने उन पे कॉल किया, जितने भी नियर बाय आगरा एक्सप्रेसवे पे जो तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं सब पे कॉल कर दिया। मारुति सुजुकी के जो सर्विस सेंटर होता है वहां पे जितने भी नियर बाय है जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है सब पे कॉल कर दिया। बात करते ही करते मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को साइड में ले जा करके रोक दिया। जब इन्होंने गाड़ी रोक दिया तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि गाड़ी का क्लच ही जब फ्री हो चुका था तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो जब गाड़ी रुक गई तो मेरी फोन पे सर्विस सेंटर्स में भी बात हो रही थी। और मैं आपको बताऊं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम लाला लाली के पास जा रहे हो या मेरे हस्बैंड कहीं भी बाहर जा रहे हो तो वो गाड़ी को सर्विसिंग के बिना चले जाए। गाड़ी पूरी सर्विस होती है, अंदर से वॉश होती है, पूरी क्लीनिंग होती है, क्योंकि मेरे लाला लाली इसमें विराजमान होके जाते हैं तो इस वजह से पूरी गाड़ी सर्विसिंग हुई थी। इन्होंने ये भी पूरा जो भी जिन्होंने सर्विस सेंटर पे ये बात कर रहे थे कि आप लोगों ने कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर दी और ऐसा ऐसा हो गया। इधर मैं भी बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। तब तक कि जो जितने भी इमरजेंसी में जितने भी बूथ्स वगैरह होते हैं, पुलिस के बूथ जो थोड़े थोड़े किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगे होते हैं, वो भी हमारे पास में आ रहे थे हमारी हेल्प के लिए। लेकिन हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन था उस समय कि गाड़ी टो होगी, टोचन के ही सहायता से गाड़ी हमारी आगे बढ़ सकती
है, आगे कहाँ बढ़ सकती है मैं आपको बताती हूँ। मेरी लाडो ने, मेरे लड्डू बाबू ने, मेरे बिहारी लाला ने जो गाड़ी रुकवाई थी वो आपको पता है किलोमीटर 117 इटावा पे गाड़ी रुकवाई थी। मुझे किलोमीटर 117 इटावा मारुति सुजुकी का जो सर्विस सेंटर था वहां से मात्र 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। गाड़ी बहुत पहले भी रुक सकती थी, 100 किलोमीटर भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, 60 भी, कितना भी हो सकता था। मात्र 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर है वो था इटावा का। तो हमें सबने बताया, सर्विस सेंटर से मेरे पास कॉल भी आया, मेरे हस्बैंड ने बात की। इनके बात करने के बाद में गाड़ी टो के लिए आई। बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने क्योंकि देखिए मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती कि वो समय मैं मेरे गोपू लाला को देख रही हूँ, मेरे लाला को देख रही हूँ। हम लोग इतने हर्ष, इतने आनंद के साथ कि बस हम लोग अभी वृंदावन पहुंच जाएंगे, सबसे पहले मथुरा रुकेंगे इस बार, मथुरा में रुकने के बाद ही हम लाला के पास जाएंगे, ऐसा होगा। फिर एक तो वो कष्ट कि हम पहुंच नहीं पा रहे, फिर ये कष्ट की गाड़ी टो होगी तो गाड़ी में मेरे भैया विराजमान है, मेरा गोपू है, हम लोग कैसे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उतनी देर में काफी लोगों ने हमारी हेल्प की। कुछ बाइक से भैया लोग जा रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी में धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट हुई, लेकिन बिना क्लच के गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती और रश के एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती क्योंकि बिना क्लच के तो ब्रेक भी नहीं लग सकता। फिर भी मेरे हस्बैंड, मैं आपको सच बताऊं, वो 11 से 12 किलोमीटर क्लच फ्री होने के बाद भी इटावा में उन्होंने एंट्री कर दी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैं उनसे इतना कह रही थी, मैं अपने बिहारी लाला से कह रही थी कि बस जल्दी से सर्विस सेंटर हम पहुंच जाए और जल्दी से लाला गाड़ी सही करा दो और जल्दी से बस तुम्हारे पास हमें पहुंचना है, जल्दी से अपने पास पहुंचा दो। जब हम आधे रास्ते पे ही थे तभी जो टोचन की गाड़ी थी वो हमें मिली। अब बात आती है जब गाड़ी टो के लिए वो पूरी तैयारी करने लग गए तो मेरे गोपू लाला गाड़ी में थे। तो सबसे पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने गोपू लाला को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद मेरे बिहारी लाला, मेरे केशु, मेरे लाडो, मेरे किशोरी कान्हा, सभी लोग आराम से सीट पे विराजमान थे और मैं इनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती। और मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। वो भैया बोले थे आप एसी ऑन करके आराम से गाड़ी में बैठ जाइए और गाड़ी चलती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा था कि मैं गाड़ी में कैसे बैठूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने गोपू लाला को गोद में ले लिया और गाड़ी टो हुई। और गोपू लाला, मैं इसमें कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ, मैंने अभी देखिए कुछ क्लिप्स डाली हैं, जिसमें ये क्लिप्स तो खैर बाद में अभी आगे मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे डालती हूँ। फिर हम ये जो क्लिप अभी मैं पिक डालूंगी जब मैं सर्विस सेंटर गोपू के साथ में पहुंची हूँ। गोपू मेरे हस्बैंड की गोद में, मैं, मेरे हस्बैंड और गोपू लाला ट्रक में आगे बैठे और मैं बस गोपू के सामने, एक आंसू नहीं गिरा, हम लोगों को एक आंसू नहीं, आनंद ही आ रहा था। सच मानिए आनंद ही उस समय आ रहा था और आनंद, इतना उत्साह आ गया कि कोई बात नहीं, सब तो है, हो रहा है, कोई बात नहीं। मैंने गोपू लाला की तरफ देखा तो मेरे मन में बात आई, क्योंकि मैं बहुत स्वच्छता का ध्यान रखती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इतना लाड इनको दूर से लगा लेती हूँ, लेकिन जब तक मेरे वस्त्रों को मैं धुल, स्वच्छ वस्त्रों में ही मैं इनको स्पर्श करूंगी और बहुत स्वच्छता। फिर मेरे दिमाग में बस मैं लाला से जैसे यही बातें कर रही थी कि लाला मैं तुझे कितनी स्वच्छता से रखती हूँ, तू ट्रक में बैठ के बताओ ऐसे जा रहा है गोपू, तू इस तरह। और गोपू मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, ये इतने खुश थे, इतने खुश थे, इनकी हंसी नहीं रुक रही थी। ये मेरे हस्बैंड की गोद में इतने खुश थे, ट्रक में आगे बैठ। हम लोग जैसे तैसे करके इटावा सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। सर्विस सेंटर में पहुंचने के बाद में भैया ने पूरी जो वहाँ के मैकेनिक्स है उन्होंने गाड़ी चेक की, तो हमें पता लगा कि गाड़ी में थोड़ा टाइम लगेगा और आप लोगों को रात में वहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में बनने में, क्योंकि पूरी गाड़ी खुलेगी, पता चलना है कि क्लच क्योंकि खराब है तो कोई वो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, इस वजह से आप लोगों को रात में स्टे करना पड़ेगा यहीं पे। हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं,
इटावा में फिर हम लोग 3 स्टार होटल में, क्योंकि हम लोग वो बिल्कुल भी लोकेशन नहीं जानते हैं, सुजुकी सेंटर में ही, मारुति सुजुकी का जो सेंटर है वहां का जो मैनेजर था उन्होंने ही हमारा होटल हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे जाइए, 3 स्टार होटल है, बिल्कुल स्वच्छता से आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। उसके बाद में हम उन लोगों ने ही हमें गाड़ी से होटल छुड़वाया। तो होटल में 3 स्टार होटल था, क्योंकि तो हम लोगों ने पता किया तो उन्होंने बोला हाँ पूरा प्योर वेज है। तो मुझे बहुत सुकून मिला कि प्योर वेज है तो कोई ऐसी भैया के कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। देखिए भोग मैं हमेशा अपने साथ लेके ही चलती हूँ, मैं आगे बताती हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे गोकुल लाला को मेरी गोद में देखा तो वो भैया आके पहले ही मुझे बता देते हैं कि देखिए मैम हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में जो एग वगैरह होता है वो रहता है। तो मैं बिल्कुल से थोड़ा टेंशन में आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि देखिए मैं होटल कभी लाला को लेकर के ऐसे नहीं रुकती हूँ, केवल मैं मेरे लाला के पास वृंदावन में रुकती हूँ जहाँ मुझे पता है कि कभी ऐसी वैसी कोई चीजों का नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए। उन्होंने मुझे अश्योर किया कि हमारे रूम्स बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी नहीं, और मैं सारा सब कुछ अपने लाला के साथ लेके ही चलती हूँ। तो फिर हम लोग आराम से होटल में रुके। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मेरी माँ के पास पहुंची तो मेरी माँ ने मुझे टिफिन पैक करके खाने का दिया। तो मैंने माँ से बोला माँ ये खाने की क्या जरूरत है और खाना क्यों दे रहे हो, क्योंकि हम तो लाला के पास पहुंच जाएंगे, वहां पे तो खाना ही खाना है। जैसे ही पहुंच जाएंगे बस वैसे ही मथुरा में लाला को भोग लगेगा और कहीं पेड़े का, कहीं टिक्की का, इनके फेवरेट आलू चाट वगैरह सब मैं लगाती रहती हूँ, तो आप मत परेशान होइए। लेकिन मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने पूरा खाना मेरे लाला लोगों के लिए दिया, पानी खाना सब कुछ था। अब आप ये सोचिए मैं तब माँ के ऊपर इतना बिगड़ के आई। और होटल जब मैं पहुंची तो क्योंकि भैया ने भी ऐसा बोल दिया था और रात में लेट हो गया था, तो मेरे लाला लाली को मैं कभी सुबह दोपहर में हालांकि उन्होंने पैक किया था, लेकिन इतनी देर कभी खाना मैं नहीं ऐसे खिलाने का करती हूँ। 9 बज चुका था, लेकिन मेरे लाला लाली को मैंने स्वच्छ भोजन कराया। रात में हम सोए, बस पूरी रात मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रही, कितना बड़ा कष्ट था जो कि मेरी श्यामा जू ने, मेरे बिहारी लाला ने उसको काट दिया। और ये कष्ट उसी दिन का नहीं था, मेरे ऊपर कष्ट आते जा रहे थे, आते जा रहे थे। वो कभी मैं आपको अपने पार्ट 2 में बताऊंगी। और मेरे गोकुल लाला कष्टों को दूर से ही चेतावनी दे रहे थे कि मेरी मैया की तरफ देखने का मजाल भी मत कर। फिर देखिए अगले दिन सुबह बस मेरे पूरी रात हम लोग बिहारी लाला का, मेरी श्यामा जू का नाम लेते हुए कि बस कैसे भी रात कट जाए, लाला हमें सुबह जल्दी अपने पास बुला लो, जल्दी अपने पास बुला लो। अब और इंतजार नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे ही निकले लेट।